Friends, good morning to all of you. How are you? I hope you all are hale and hearty. So कल मैंने आप लोगों को बोला था कि भैया आप व्हाट्सएप पे लेट्स क्रिएट हिस्ट्री के ग्रुप से जुड़ सकते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जुड़े भी, काफ़ी अच्छा लगा, उन्हें वीडियोस पसंद आ रहे हैं। एक या दो बच्चों की शिकायत थी कि थोड़े लेटर्स विजिबल नहीं है, थोड़े लेटर्स को आप बड़ा कीजिए, तो मैंने वीडियो के साथ साथ वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं तो मैं उन्हें लेयर आउट करता रहता हूँ। वो पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा 2 वीडियो में, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वीडियो क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये मेरा नया अनुभव है, ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में बिल्कुल भी परवाह ना करें। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस को एक शानदार वीडियो उन्हें मिले, कंटेंट से भरी हुई वीडियो आज उन्हें मिले। आज हम नाउन सीरीज़ का लेक्चर 8 आपको डिलीवर करने वाले हैं। तो लेक्चर 8 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, नाउन केसेस। इसे हम 3 पार्ट्स में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और शायद आज ही 2 या 3 वीडियो आपको अपलोड हो जाएंगी। नाउन केसेस हम आज फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर नाउन केसेस की बात करें तो नाउन केस होता क्या है, कितने टाइप का होता है, तो नाउन केस का मतलब कुछ नहीं होता, सिंपली इतना याद रखो, नाउन को किस किस पोजीशन पे आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, नाउन को किस पोजीशन पे आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो नाउन केसेस कहलाता है। नाउन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, नाउन को किस तरीके से आप यूज़ कर रहे हो, तो वो नाउन केसेस कहलाता है। नाउन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, इसके बाद किसी को संबोधन करने के लिए, बुलाने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, कॉल करने के लिए हो सकता है, और अधिकार बताने के लिए हो सकता है। तो इसी बेसिस पे नाउन के 4 केसेस होते हैं। नाउन के 4 केसेस होते हैं, मेरे साथ दोहराइए। पहला केस होता है सब्जेक्टिव केस। पहला केस होता है सब्जेक्टिव केस। नाउन का पहला केस होता है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है जब नाउन को आप सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। देखो, जो बच्चे बहुत बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूं, कोई भी सेंटेंस होता है तो सेंटेंस 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब काम को करने वाला, वर्ब का मतलब काम, और ऑब्जेक्ट का मतलब जिसके लिए काम किया गया है, जिसके ऊपर काम हुआ है, जो काम किया गया है। तो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर कोई नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करे तो उसे सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। अगर कोई नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करे तो उसे सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ये पहला केस है। सब्जेक्टिव केस को ही हम दूसरा नाम दे सकते हैं नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस को ही कुछ लोग नॉमिनेटिव केस की तरह भी जानते हैं। तो सब्जेक्टिव केस को ही कुछ लोग नॉमिनेटिव केस की तरह ही जानते हैं। इन दोनों का मतलब सेम है। सब्जेक्टिव केस इज इक्वल टू नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस इज इक्वल टू नॉमिनेटिव केस। तो अगर कोई नाउन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो वो नाउन सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में होगा। चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं भाई। रवि इज वर्किंग हार्ड। केशव इज preparing for exam. Mohan wants to go out. हमने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है रवि इज वर्किंग हार्ड, दूसरा सेंटेंस है केशव इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, तीसरा सेंटेंस है मोहन वांट्स टू गो आउट। मोहन वांट्स टू गो आउट। 3 सेंटेंस हमने दिए। सबसे पहले इनमें नाउन का पता करते हैं कि नाउन क्या है, कौन से वर्ड नाउन है। तो नाउन को पता करने के लिए हमने पहले दूसरे लेक्चर में नाउन को डिटेल में बताया था कि नाउन को आप कैसे पता कर सकते हैं। 3 शब्द होते हैं जिनके द्वारा आप नाउन को पता कर सकते हैं, हु, वॉट और हुम। कौन, क्या, किसे। देखो, इज वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम कर रहा है। कौन कर रहा है? रवि कठिन परिश्रम कर रहा है। तो रवि क्या हुआ यहाँ पे? नाउन हुआ। रवि क्या हुआ यहाँ पे? नाउन हुआ। केशव इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, कौन प्रिपेयर कर रहा है एग्जाम के लिए? हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम? केशव।
एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो केशव क्या हुआ, नाउन। ठीक है, तीसरा सेंटेंस, हु वॉन्ट्स टू गो आउट, कौन बाहर जाना चाहता है, मोहन वॉन्ट्स टू गो आउट, मोहन वॉन्ट्स टू गो आउट। तो यहाँ पे हमने 3 नाउन डिटेक्ट किए और तीनों के तीनों नाउन क्या हैं, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। तीनों के तीनों नाउन कैसे काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। रवि कैसे काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। केशव कैसे काम कर रहा है सेंटेंस में, सब्जेक्ट की तरह। मोहन कैसे काम कर रहा है सेंटेंस में, सब्जेक्ट की तरह। तो तीनों नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों नाउन कौन से केस में हुए भाई, तीनों के तीनों नाउन सब्जेक्टिव केस में हुए, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। तो तीनों के तीनों नाउन या तो सब्जेक्टिव केस में हुए, नॉमिनेटिव केस में हुए। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा सवाल एग्जाम में नहीं आते, लेकिन नॉलेज के लिए ज़रूरी है। देखो भाई, जो भी लेक्चर्स में डिलीवर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि केवल गवर्नमेंट सेक्टर में ये काम आएंगे, ऐसा नहीं है कि केवल गवर्नमेंट सेक्टर में काम आएंगे। एक बच्चा जो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक है, तो उसकी पूरी कंप्लीट ग्रामर इसमें हो जाएगी, A to Z, बेसिक टू एडवांस लेवल लेके जाऊँगा। आप लोगों ने ये महसूस भी किया होगा कि अभी तक हम 8th लेक्चर पे आ गए हैं और नाउन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। नाउन कम से कम 2 दिन और लेगा और लगभग 5-6 लेक्चर नाउन के और आएंगे। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक अगर इंग्लिश में आपको अच्छा करना है, 8 से लेकर 12 तक अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर की किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो MBA हो, ठीक है, कैट एग्जामिनेशन हो, या किसी कॉलेज का, स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तो हर जगह ये चीज़ें काम आएंगी। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, जो नवोदय की, आर्मी पब्लिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप छोटे बच्चे, जो आप जितने भी सब्सक्राइबर हैं, तो वो अपने जो 6 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं, उन्हें भी ये वीडियोज़ दिखाएं, स्टोर करके, डाउनलोड करके आप इन वीडियोज़ को उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। सारे टॉपिक इसमें कवर होंगे ग्रामर के। तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम एक्यूजेटिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस को ही हम एक्यूजेटिव केस भी बोल देते हैं। एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस। अगर कोई नाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, वाक्य के ऑब्जेक्ट में आए, तो उसे एक्यूजेटिव केस बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिखा, ही लव्स हिज फादर। आरती हैज नॉट invited her friends. Aarti has not invited her friends. तीसरा लास्ट सेंटेंस, रोहन loves क्रिकेट। 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, तीनों क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखिए। पहला सेंटेंस है, ही लव्स हिज फादर, वह प्यार करता है। किसे प्यार करता है, whom, ही लव्स whom, वो किसे प्यार करता है, किसे प्यार करता है, फादर को प्यार करता है। ठीक है, आरती हैज़ नॉट इन्वाइटेड हिज, आरती हैज़ नॉट इन्वाइटेड हर फ्रेंड, आरती हैज़ नॉट इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स। आरती ने अपने दोस्तों को इनवाइट नहीं किया है। आरती ने किसे इनवाइट नहीं किया है, अपने दोस्तों को इनवाइट नहीं किया है, फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं किया है। तीसरा सेंटेंस, रोहन लव्स क्रिकेट, रोहन पसंद करता है। क्या प्यार, रोहन पसंद करता है, किसे पसंद करता है, क्रिकेट को पसंद करता है। क्या पसंद करता है रोहन, क्रिकेट को पसंद करता है। तो क्या, किसे, कौन का जो जवाब देते हैं उन्हें नाउन बोलते हैं। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा है। तो ये तीनों क्या हो गए, नाउन। और तीनों नाउन कहाँ आ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तीनों के तीनों नाउन, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों नाउन जो है ऑब्जेक्ट में आ रहे हैं। तो ये कौन सा केस हुआ, ऑब्जेक्टिव केस हुआ, जिसका दूसरा नाम क्या है, एक्यूजेटिव केस। तो वी कैन से इट ईदर ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस, बोथ आर करेक्ट। तो दिस इज अबाउट
ऑब्जेक्टिव केस। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, वोकेटिव केस। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है? लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, रोहन don't waste your food. Rajiv, have you seen the Taj? चलो भाई, 3 क्वेश्चन हम देखेंगे। 3 क्वेश्चन से हम वोकेटिव केस को समझते हैं। वोकेटिव केस होता क्या है? देखो, मैं कह रहा हूं रोहन अपना टाइम वेस्ट मत करो, तो मैं रोहन को बुला रहा हूं, रोहन अपना टाइम वेस्ट मत करो। राजीव, मैं राजीव को बुला रहा हूं, राजीव क्या तुमने ताजमहल देखा है? तुमने ताज को देखा है? तीसरा सेंटेंस में कह रहा हूं रमा म्यूजिक प्ले मत करो, संगीत मत बजाओ, गाने मत बजाओ। तो मैं एड्रेस कर रहा हूं। आप लोग जैसे किसी को बुलाते हैं, रोहित इधर आइयो जरा, रोहित इधर आइयो जरा। आपने कहा रवि यार ये मेरा काम कर दे। तो जब आप किसी व्यक्ति को उसके नाम से संबोधित करते हो तो वो वोकेटिव केस हो जाता है। जब आप किसी व्यक्ति को उसके नाम से संबोधित करते हो तो वो वोकेटिव केस हो जाता है। वोकेटिव केस बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है? एड्रेसल के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? एड्रेसल के लिए। एड्रेसल के लिए हम वोकेटिव केस को यूज करते हैं, और एड्रेसल का मतलब होता है संबोधन के लिए। संबोधन के लिए, संबोधन के लिए हम वोकेटिव केस का यूज करते हैं। सपोज करो मेरा छोटा बच्चा है, मैंने कहा रुद्र इधर आओ जरा, चलो रुद्र दूध पियो, तो आप रुद्र को संबोधित कर रहे हैं, तो रुद्र क्या हुआ? वोकेटिव केस हुआ। जब किसी नाउन को आप संबोधन के रूप में यूज करते हैं, संबोधन करने के लिए यूज करते हैं, एड्रेसल के लिए यूज करते हैं, तो वो वोकेटिव केस हो जाता है। वोकेटिव केस का यूज डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस में बहुत ज़्यादा है, जब जिसमें आपको स्पीकर और लिसनर आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस केस का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। लिसनर और लिसनर को आइडेंटिफाई करने के लिए इस केस का यूज़ होता है। ठीक है भाई, तो ये वोकेटिव केस था। इसके बाद लास्ट आपका आता है पजेसिव केस। लास्ट आपका आता है पजेसिव केस। पजेसिव केस का मतलब होता है अधिकार बताने वाला शब्द। जब कोई नाउन किसी चीज पर अधिकार बताता है, अधिकार बताने के लिए हम पजेसिव केस का यूज करते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है भाई? जेनेटिव केस है। इसका दूसरा नाम जेनेटिव केस है। पजेसिव केस और जेनेटिव केस दोनों एक ही बात है। आप पजेसिव केस बोल लीजिए या जेनेटिव केस बोल लीजिए, एक ही बात है। तो पजेसिव केस और जेनेटिव केस का यूज क्या होता है? जब किसी चीज पर आप अधिकार बताते हो। जैसे आपने कहा राम का घर, रोहित की कार, रोहित की कार, तो यहाँ पर क्या होगा? पजेसिव केस का और जेनेटिव केस का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर नाउन के केसेस की मैं बात करूं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई इतनी विशेष एरर नहीं आती। वोकेटिव केस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज़ किया जाता है, और पजेसिव केस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पजेसिव केस से मिलते हैं, इससे बहुत सारी एरर पॉसिबल हैं। तो आज हम पजेसिव केस को कंप्लीट करते हैं। आज के जितने भी लेक्चर होंगे, 2 लेक्चर कम से कम अपलोड करूंगा आज मैं, और दोनों के दोनों लेक्चर पजेसिव केस के लिए ही होंगे। पजेसिव केस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम 2 लेक्चर्स में। तो पजेसिव केस के बारे में चलो देखते हैं, कुछ थोड़ा सा पढ़ते हैं। पजेसिव केस, या जेनेटिव केस।
पॉजेसिव केस में यूज होता है अपोस्ट्रोफी एस। इस शब्द इस सिंबल को बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। पॉजेसिव केस में क्या किया जाता है? अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। पॉजेसिव केस में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। आपने कहा राम की कार, तो आप क्या करेंगे? राम अपोस्ट्रोफी एस कार। तो इसका मतलब हो जाता है राम की कार। राम अपोस्ट्रोफी एस कार, इसका मतलब क्या हो जाता है? राम की कार। मैंने लिखा रीनाज हस्बैंड, रीनाज हस्बैंड। तो इसका मतलब क्या हुआ? रीना अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो रीना का हस्बैंड। कार पे किसका अधिकार है? राम का। कार पे किसका अधिकार है? राम का। तो ये पोजेशन बता रहा है, कार किसकी है? राम की। हस्बैंड किसका है? रीना का। अगर मैं तीसरा सेंटेंस लिखूं, मोनिकाज बुक, तो बुक किसकी है? मोनिका की। बुक किसकी है? मोनिका की। ठीक है, तो अधिकार बताने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अपोस्ट्रोफी एस से संबंधित बहुत सारी एरर हैं, तो अपोस्ट्रोफी एस से संबंधित जो बेसिक एरर होती हैं अब हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। चलो ठीक है भाई, चलो भाई, इसके बाद रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 साउंड से संबंधित है। साउंड से, साउंड का मतलब देखो, जब मैंने बोला करन्स कार, करण अपोस्ट्रोफी एस कार, करन्स कार, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपने बोला रवीज हाउस, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें बाद में एस आता है। ठीक है, जैसे आपने लिखा पारस, पारस में बाद में क्या आया? एस आया। अब पारस के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तो क्या बनेगा? पारसिस, पारसिस, पारस, पारस। तो एक साउंड निकलता है पारसिस, पारसिस, हिस का साउंड निकलता है। किसका साउंड निकलता है? हिस का साउंड निकलता है। सपोज करो, देखो मैंने लिखा कालिदास, एक शब्द लिखा कालीदास, तो ये शब्द किससे खत्म हो रहा है? एंड किससे हो रहा है? एस से एंड हो रहा है। मैंने लिखा कालिदास की पोयम, तो कालिदास की पोयम, आपने इसे ऐसे लिखने की कोशिश की, कालिदास की पोयम, कालिदास अपोस्ट्रोफी एस। अब इसे पढ़ना जरा, कालिदास, कालिदास, कालिदास। तो एक साउंड आ रहा है जिसे बोलते हैं हिस साउंड। क्या बोलते हैं इसे? हिस साउंड बोलते हैं, हिस साउंड बोलते हैं। तो इसे इंग्लिश ग्रामर प्रोहिबिटेड करती है, इसे इंग्लिश ग्रामर प्रतिबंधित करती है। कालिदास, हिस साउंड नहीं आना चाहिए। तो वो शब्द जो बाद में एस से खत्म होते हैं, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बहुवचन ही हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, कोई मैटर नहीं करता। जो वर्ड बाद में एस से खत्म होते हैं, एस से, और उनके बाद अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते। तो क्या प्रयोग करते हैं? आप केवल अपोस्ट्रोफी लगाओगे, कालिदास, कालिदास पोयम नहीं होगी, केवल कालिदास और एक अपोस्ट्रोफी का साइन दे दोगे। ठीक है, अगर आपको लिखना है विकास का घर, तो आप क्या करोगे? विकास, ये अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे, क्या करोगे? केवल और केवल अपोस्ट्रोफी लगा दोगे, अपोस्ट्रोफी, केवल अपोस्ट्रोफी लगाओगे, विकास हाउस, विकास हाउस। हिसिंग साउंड नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई वर्ड एस से खत्म होता है, जहाँ पे से का साउंड आता है, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस का साउंड मत दो। साउंड के ऊपर ये पूरा का पूरा रूल बेस है। तो जो भी शब्द एस से खत्म होते हैं उनके साथ आपको अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, केवल अपोस्ट्रोफी लगाना है। अब आप कुछ एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स को आप देखिए। सपोज करो मैं सेकंड एग्जाम्पल से लेके चलता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। कैटल इज नॉट अलाउड इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन एक वचन है, बहुवचन है भाई? बहुवचन है। चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? बच्चे। अब चिल्ड्रन के साथ अपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल सही है, चिल्ड्रंस पार्क, अपोस्ट्रोफी एस, बाद वाला शब्द जो है एस नहीं है, हिसिंग साउंड नहीं है, तो ये बहुवचन है, अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, चिल्ड्रन का पार्क हो गया। अब इस सेंटेंस में एक गलती है भाई, पहचानो। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो आपको पता है कैटल एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है
कैटल एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जो दिखने में क्या लगता है एक वचन, लेकिन उसके साथ लेकिन वो क्या होता है बहुवचन। ना तो उसमें एस या ई एस लगा के उनका बहुवचन बनाया जा सकता, और वर्ब हमेशा आर लगेगी। तो इस सेंटेंस में एक गलती है, यहाँ पे आर लगाना है। और पिछले प्रीवियस रूल्स को भाई आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लें, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, कहीं पे भी किसी भी तरीके से आ सकते हैं। तो क्वेश्चन में आप यहाँ अपोस्ट्रोफी एस की एरर फाइंड करने की कोशिश करोगे, लेकिन एरर यहाँ दे रखी है। कैटल जो है दिखने में एक वचन है, होता बहुवचन है। ना तो एस या ई एस लगा के बहुवचन लगा सकते, और ना इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा सकते, वर्ब भी बहुवचन वाली लगेगी। अगर आपने ये लेक्चर्स तैयार नहीं किए हैं तो प्रीवियस वीडियोज़ पे जाएँ, कलेक्टिव नाउन के 3 लेक्चर हैं, तीनों के तीनों को रिवाइज करें। अब देखिए, ही हैज़ अ बिजनेस ऑफ मैंस क्लोथिंग, आदमियों की क्लोथिंग का बिजनेस है। मैन कैसा है बहुवचन, MAN, मैन एक वचन होता है, इसका बहुवचन क्या हुआ मैन। मैंस की क्लोथिंग का बिजनेस है, बिल्कुल सही, बहुवचन है, अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है। तो ये दोनों सेंटेंस सही हैं, इनमें कोई समस्या नहीं है, अपोस्ट्रोफी एस की कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, ये लिख रहा है पारस हाउस, पारस हाउस, तो ये हिसिंग साउंड आया। हिसिंग साउंड किसकी वजह से आया, क्योंकि इस शब्द में, इस वर्ड में लास्ट में क्या है एस है, और ये दोनों एस एस मिलके क्या कर रहे हैं, स का साउंड दे रहे हैं, हिस का साउंड दे रहे हैं। अपोस्ट्रोफी एस दोनों मिलके एस और अपोस्ट्रोफी एस का साउंड दे रहे हैं, हिस का साउंड दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है एस नहीं लगेंगे, केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तो पारस को कैसे लिखेंगे, पारस, और ये केवल अपोस्ट्रोफी, बस इतना बहुत है, ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं, वैभव इज लिविंग इन बॉयज हॉस्टल, वैभव इज लिविंग इन बॉयज हॉस्टल। यहाँ पे देखो जरा, ये 2 वर्ड मिले हिसिंग साउंड के, हिसिंग साउंड यहाँ पे मिल रहा है, बॉयज हॉस्टल। वैभव कहाँ रह रहा है आजकल, बॉयज हॉस्टल में रह रहा है, लड़कों के हॉस्टल में रह रहा है। देखो भाई, हॉस्टल जो होता है एक लड़के का नहीं होता, हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो बॉयज़ हमेशा बॉयज़ ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ एक लड़के का हॉस्टल है, तो यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा। हमने देखा था कि जो कॉमन नाउन होते हैं, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल जरूर आता है। ही इज़ बॉय नहीं होता, ही इज़ अ बॉय होता है। ही इज़, शी इज़ गर्ल नहीं होती, शी इज़ अ गर्ल होती है। हमने पहले लेक्चर में ये डिस्कस किया था। तो अगर ये एक वचन होता, केवल एक लड़के का हॉस्टल होता, तो इससे पहले ए आता ज़रूर, ठीक है। हॉस्टल जो है लड़कों का है, तो ये हिसिंग साउंड है, हिसिंग साउंड परमिशन, हिसिंग साउंड की परमिशन नहीं है। अगर हिसिंग साउंड आ रहा है तो आपको क्या करना है, बॉयज़ लिखना है और केवल अपोस्ट्रोफी ऐड कर देना है, केवल अपोस्ट्रोफी ऐड कर देना है, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शालू हैज़ टेकन एडमिशन इन गर्ल्स कॉलेज। देखो, ये गर्ल के बाद अपोस्ट्रोफी है, तो ये तो सही होना चाहिए, लेकिन ये भी सेंटेंस गलत है। शालू ने कहाँ एडमिशन लिया है, लड़कियों के कॉलेज में लिया है। कॉलेज जो है केवल एक लड़की के लिए नहीं होता, लड़कियों का कॉलेज होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं इस तरह, हम सेंटेंस को ऐसे लिख देंगे, गर्ल्स कॉलेज, दूसरा बॉयज स्कूल, तीसरा टीचर्स डे। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, आप इस तरह लिखते हो गर्ल्स कॉलेज, भाई ये गर्ल्स कॉलेज है, हाँ गर्ल्स कॉलेज ही है, लड़कियों का कॉलेज है। तो लड़कियों का मतलब हो गया गर्ल्स, लड़कियों का मतलब हो गया गर्ल्स, लड़कियों के कॉलेज, तो अपोस्ट्रोफी एस इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हिसिंग साउंड हो जाएगा। तो लड़कियों के कॉलेज को बोलते हैं गर्ल्स कॉलेज। इसके बाद बॉयज स्कूल, हाँ भाई स्कूल है, किसका स्कूल है, लड़कों का स्कूल है, लड़कों का स्कूल है तो लड़कों को बोलते हैं बॉयज। पहली बात बॉयज, लड़कों का स्कूल। अब अपोस्ट्रोफी एस की जरूरत पड़ी क्योंकि यहाँ पे लास्ट में एस है, तो हिसिंग साउंड मुझे नहीं चाहिए, तो बॉयज स्कूल, ये बिल्कुल सही बात है। अब टीचर्स डे, एक टीचर का दिन है, केवल एक टीचर का, टीचर्स डे सभी टीचर्स का दिन है, टीचर्स डे होता है, तो टीचर्स का दिन होता है, टीचर्स का दिन, तो टीचर्स अपोस्ट्रोफी, खाली अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, टीचर्स डे। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है, वो सारे तीनों वर्जन आपके गलत थे। जो आपने लिखा था गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, बॉयज स्कूल, ये सब गलत थे। ये तीनों वर्जन सही हैं, गर्ल्स स्कूल लड़कियों का कॉलेज, बॉयज स्कूल लड़कों का स्कूल, टीचर्स डे टीचर्स का दिन, शिक्षकों का दिन, तो टीचर्स डे। इस तरह की गलती आती हैं।
इसके बाद एक बात देखो, ये सेंटेंस देखो, प्रेसिडेंट्स मीटिंग वॉज हेल्ड इन ऑडिटोरियम यस्टरडे। प्रेसिडेंट्स की मीटिंग। अब प्रेसिडेंट अकेला तो अपने साथ मीटिंग नहीं कर सकता। हम क्या कह रहे हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी आपस में मीटिंग हुई। एक आदमी तो मीटिंग नहीं कर सकता। मीटिंग के लिए तो बहुत सारे प्रेसिडेंट की ज़रूरत है। हो सकता है भारत के प्रेसिडेंट हो, अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, ठीक है, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हो, अलग अलग देशों के प्रेसिडेंट ने मीटिंग की। मीटिंग हमेशा एक से ज़्यादा लोगों के बीच होती है, तो ये प्रेसिडेंट्स मीटिंग होगी। ये क्या होगा, प्रेसिडेंट्स मीटिंग गलत है, पहले इसे लिखो प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स की मीटिंग है, प्रेसिडेंट्स। अब अपोस्ट्रोफी लगाना है ये, और क्योंकि इसमें एस है तो बाद में एस का प्रयोग नहीं करना। तो ये था साउंड से रिलेटेड। ये इसके बाद एक 6 क्वेश्चन है, ये साउंड से रिलेटेड है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई वॉन्ट टू परचेज योर्स कार। मैं तुम्हारी कार परचेज करना चाहता हूँ। देखो भाई, ये क्या है, योर का मतलब होता है तुम्हारी। योर का मतलब ऑलरेडी तुम्हारी होता है। योर पॉजेसिव केस है, योर पॉजेसिव केस है। तो जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। कभी कभी हम लेटर में लिखा करते थे योर्स फ्रेंडली, योर्स फ्रेंडली, या योर्स सिंसियरली। तो ये दोनों गलत हैं। ये अपने आप में पोजेशन बताते हैं। योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा शुभचिंतक। तो योर का मतलब तुम्हारा होता है। इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते। पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब एडजेक्टिव शुरू करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, आई के साथ माई, वी के साथ अवर, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, हर, शी के साथ हर, इट के साथ इट्स, और देम के साथ देयर। ये सारे पॉजेसिव केस हैं। ये सब अधिकार बताते हैं। किसका पेन है, मेरा पेन है, माई। किसका देश है, हमारा देश है, अवर। किसका घर है, तुम्हारा घर है, योर। ठीक है, किसकी शर्ट है, उसकी शर्ट है, हिज। किसकी घड़ी है, उस लड़की की घड़ी है, हर वॉच। ठीक है, मकान अपनी खूबसूरती, इट्स स्प्लेंडर। ठीक है, उनका मकान है, देयर हाउस। ठीक है, तो ये पोजेशन बताते हैं भाई, ये पोजेशन बताते हैं। तो इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक शब्द यहाँ पे इट्स है, इट्स। थोड़ा सा इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन मुझे देने हैं, तो इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। इसमें भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इसे भी देखते हैं भाई। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? तो इस रूल में आपने क्या देखा कि अपोस्ट्रोफी एस अगर हिसिंग साउंड हो तो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग मत करो। और उसके बाद आप देखो, पोजेशन एक चीज़ का है खाली, तो ए लगा हुआ होगा। लड़कों का, एक लड़के का स्कूल नहीं होता, लड़कों का स्कूल होता है, बॉयज़। वो सारी चीज़ें आपने इसमें देखी। इस स्लाइड को अच्छे से नोट कर लीजिए। इट्स का मतलब होता है इट इज़ या इट हैज़, और ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, इट इज़ या इट हैज़। जो क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग में हम कॉन्ट्राडिक्ट फॉर्म पढ़ेंगे, कॉन्ट्राडिक्टिव फॉर्म पढ़ेंगे वर्ब्स की। वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट फॉर्म ही यूज़ होती है, कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग में हम इस चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये इट्स जो है, इसका मतलब होता है, ये सब्जेक्ट है, इट इज़, इट हैज़, ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और इट्स का मतलब होता है अपनी, इट्स का मतलब होता है अपनी, इट्स का मतलब क्या होता है, अपनी। और इट्स निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इट्स जो है निर्जीव वस्तुओं के लिए, अपने के लिए यूज़ करते हैं, जो आदमी नहीं है उसके लिए। और अब आप अधिकार बताना चाहते हो तो वहाँ पे इट का यूज़ करते हैं, इट्स का। तो जैसे ये सेंटेंस है, द हाउस हैज़ ओन लग्जरी, मकान की है अपनी खुद की लग्जरी है, अपनी खुद की सुविधाएं हैं। अपनी के बारे में बात हो रहा है, जब अपने के बारे में बात होगा तो इट्स लगाओ, जब अपने के बारे में बात होगा तो इट्स लगाओ। ठीक है, यह एक ऑनर है आप लोगों को पढ़ाना, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक सम्मान की बात है। ठीक है, सब्जेक्ट की मुझे ज़रूरत है, तो यहाँ पे इट इज़ आएगा भाई, ये इट्स आएगा, इट्स। इट इज़ एन ऑनर, इट इज़ एन ऑनर टू टीच यू, तो यहाँ पे ये यूज़ होगा। तो ये डिफरेंस है इट्स में और इट्स में। ये सब्जेक्ट का काम करता है, वर्ब की कॉन्ट्रैक्शन वाली फॉर्म है, और ये अपने की इंग्लिश बताता है। तो जब सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करोगे तो इसे यूज़ करना है, इसमें और इसमें ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे ये इट्स कर दूँ तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे ये इट्स कर दूँ तो ये भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। जब सब्जेक्ट की तरह आप यूज़ करोगे तो
ये यूज़ करोगे, और जब पोजेशन की तरह आप यूज़ करोगे तो ये यूज़ करोगे इट्स, ये वाला बिना अपोस्ट्रोफी वाला। अब जैसे ये द कार हैज़ ओन क्वालिटी, कार की अपनी खुद की क्वालिटी है, कार की अपनी की बात हो रही है, तो अपनी के लिए अगर आप यहाँ पे ये लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत। आपको क्या लगाना है, इट्स, ये वाला इट्स, ठीक है। अब यहाँ पे रवि है जिसने मेरी पैसा चुराया है, ये रवि है जिसने मेरा पैसा चुराया है, मुझे क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, सब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो सब्जेक्ट के रूप में आप क्या यूज़ करोगे, ये वाला इट्स। तो ये इट्स और इट्स में डिफरेंस है। ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है, वर्ब की कॉन्ट्रैक्शन वाली फॉर्म है, इट इज़, इट हैज़ इसका मतलब निकलता है, और इट्स जो है पॉजेसिव केस बताता है, अपने की अंग्रेजी बताता है। जहाँ पे पॉजेसिव केस की ज़रूरत होगी ये लगाओ, जहाँ पे सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी ये लगाओ।